सो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सांची के स्तूप के बारे में। सांची का जो स्तूप है इसके बारे में हम देखेंगे कि एक्चुअली में ये क्या है और कहाँ पे ये पाया जाता है और इसके बारे में विकिपीडिया क्या कहता है। और ये एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है विकिपीडिया के द्वारा, तो ये जेन्युइन ही मिलेगा। सो देखते हैं कि सांची का जो स्तूप है वो एक्चुअली में है क्या। और ये वीडियो जो है एक तरह से आपके लिए नोट्स का काम करेगा, तो वीडियो नोट्स हो जाएगा ये आपके लिए। आप इसको देख के रिवाइज़ कर सकते हैं और ये देखने और सुनने से आपको काफ़ी अच्छा समझ आएगा, आपके दिमाग में बैठेगा और आप इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। तो चलिए शुरू करते हैं कि सांची का स्तूप क्या है। सांची का स्तूप, तो सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन ज़िले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह बेतवा नदी के किनारे भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के बीच के काल के हैं। ठीक है, बौद्ध स्मारक। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। ठीक है, ये एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्वविद्यालय स्थल भीमबेटका भी है। जैसा आप सबको पता है, भीमबेटका भी जो है वो रायसेन जिले में ही पड़ता है। आप सबको पता है कि भीमबेटका क्या है, तो है ना। भीमबेटका जो है भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। पूरा पाषाणिक, ओके। ये आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। ओके। विदिशा से नज़दीक होने के कारण लोगों में ये भ्रम होता है कि यह विदिशा जिला में है। यहाँ छोटे बड़े अनेकों स्तूप हैं, जिनमें स्तूप संख्या 2 सबसे बड़ा है। चारों ओर की हरियाली अद्भुत है। इस स्तूप को घेरे हुए कई तोरण भी बने हैं। ठीक है, तोरण एक तरह से तोरण किसी बड़े भवन, दुर्ग या नगर का वो बाहरी बड़ा द्वार जिसका ऊपरी भाग मंडपाकार और प्रायः पताकाओं, मालाओं आदि से सजाया जाता हो। तोरण हिंदू, बौद्ध तथा जैन वास्तुकला का प्रमुख अंग है और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पूर्वी एशिया के पुराने संरचनाओं में पाया जाता है। एक तरह से ये एक गेट है, एक द्वार है। स्तूप संख्या 2 के पास कई लघु स्तूप भी हैं। उन्हीं के समीप एक गुप्तकालीन पाषाण स्तंभ भी है। सांची का महान मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक महान ने 3री शती ईसा पूर्व में बनवाया था। तो सांची का जो स्तूप था वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था 3री शती में। बाद में इस सांची के स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार करके और बड़ा और विशाल बना दिया। ठीक है, इसके केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे थे। इसके शिखर पर स्मारक को दिए गए ऊंचे सम्मान का प्रतीक रूपी एक छत्र था, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छत्र है। अब इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि इसका जो इतिहास है वो इतिहास क्या रहा है। तो शुंग काल, इसका इतिहास जब आता है तो शुंग काल का भी जिक्र होता है। तो इस स्तूप में एक स्थान पर 2री शताब्दी ईसा पूर्व में तोड़फोड़ की गई थी। ये घटना शुंग सम्राट पुष्यमित्र के उत्थान से जोड़कर देखी जाती है ना। जो पुष्यमित्र थे वो कौन थे? तो पुष्यमित्र जो शुंग थे, इनका नाम पुष्यमित्र शुंग था। ये प्राचीन भारत के शुंग राजवंश के राजा थे, है ना। ये प्राचीन भारत का जो शुंग राजवंश था उनके एक राजा थे। वे शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। शुंग साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग साम्राज्य के संस्थापक थे। ये एक पॉइंट हो सकता है। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे, है ना। तो ये था पुष्यमित्र के बारे में। आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या दिया गया है इसके बारे में। ये माना जाता है कि पुष्यमित्र ने इस स्तूप का ध्वंस किया होगा और बाद में उसके पुत्र अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित करवाया होगा। शुंग वंश के अंतिम वर्षों में स्तूप के मूल रूप का लगभग 2 गुना विस्तार पाषाण शिलाओं से किया गया था।
इसके गुंबद को ऊपर से चपटा करके इसके ऊपर 3 छतरियां एक के ऊपर दूसरी करके बनवाई गई थी। ये छतरियां एक वर्गाकार मुंडेर के भीतर बनी थी। अपनी कई मंजिलों सहित इस शिखर पर धर्म का प्रतीक विधि का चक्र लगा है। यह गुंबद एक ऊंचे गोलाकार ढोल रूपी निर्माण के ऊपर लगा था। इसके ऊपर एक 2 मंजिला जीने से पहुंचा जा सकता है। भूमि स्तर पर बना दूसरी पाषाण परिक्रमा एक घेरे से घिरी थी। इसके बीच प्रधान दिशाओं की ओर कई तोरण बने थे। द्वितीय और तृतीय स्तूप की इमारतें शुंग काल में निर्मित प्रतीत होती हैं, परंतु वहां मिले शिलालेख अनुसार उच्च स्तर के अलंकृत तोरण शुंग काल के नहीं थे। इन्हें बाद के सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। इसके साथ ही भूमि स्तर की पाषाण परिक्रमा और महान स्तूप की पाषाण आधारशिला भी उसी काल का निर्माण है। ठीक है, और सातवाहन काल भी इसी के अंतर्गत आ रहा है। तो तोरण एवं परिक्रमा 70 ईसा पूर्व के पश्चात बने थे। जो तोरण और परिक्रमा है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये तोरण है, राइट, है ना। आप देख रहे हैं ना तोरण द्वार, ये उत्तरी, यहाँ पे आप देखें ये वाला जो है वो तोरण द्वार है ना। और इसके ऊपर ये जो छोटा सा बना हुआ है वो एक चक्र है, यहाँ पे एक बौद्ध चिन्ह है। ठीक है, तो तोरण एवं परिक्रमा जो है 70 ईसा पूर्व के पश्चात बने थे और सातवाहन वंश, ठीक है, तो सातवाहन वंश द्वारा निर्मित प्रतीत होते हैं। तो ये जो था वो सातवाहन वंश द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, शुंग काल में क्या था कि शुंग काल में उसको तोड़कर उसके पुत्र ने बनवाया था, और फिर जो कुछ बचे हुए काम थे, जो कुछ इस पे कुछ चिन्ह जो बनाए गए हैं वो सातवाहन वंश में बनवाए गए। सातवाहन राजवंश या सातवाहन साम्राज्य, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं, जिसे प्राचीन भारतीय साहित्य में आंध्र राजवंश और आंध्र सातवाहन राजवंश भी कहा गया है। ये प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था, है ना। सातवाहन राजाओं ने 150 वर्षों तक शासन किया। जो सातवाहन के राजा थे इन्होंने 150 वर्षों तक शासन किया, है ना। और सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा ने की थी, राइट। और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर इसके आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। एक शिलालेख के अनुसार दक्षिण के तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सतरकनी की ओर से उपहार स्वरूप मिली थी। यह आनंद वसीथी पुत्र की ओर से उपहार है, जो राजन सतकर्णी के कारीगरों का प्रमुख है। स्तूप यद्यपि पाषाण निर्मित है, किंतु काष्ठ की शैली में गढ़े हुए तोरण वर्णनात्मक शिल्पों से परिपूर्ण है। इनमें बुद्ध की जीवन की घटनाएं दैविक जीवन शैली से जोड़कर दिखाई गई हैं। इस प्रकार देखने वालों को बुद्ध का जीवन और उनकी वाणी भली प्रकार से समझ में आता है। सांची और अधिकांश अन्य स्तूपों को संवारने हेतु स्थानीय लोगों द्वारा भी दान दिए गए थे, जिससे उन लोगों को अध्यात्म की प्राप्ति हो सके। कोई सीधा राजसी आश्रय नहीं उपलब्ध था। दानकर्ता चाहे स्त्री या पुरुष हो, बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई भी घटना चुन लेते थे और अपना नाम वहां खुदवा देते थे। कई खास घटनाओं के दोहराने का यही कारण था। इन पाषाण नक्काशियों में बुद्ध को कभी भी मानव आकृति में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि कारीगरों ने उन्हें कहीं घोड़ा जिस पर वे अपने पिता के घर का त्याग करके गए थे, तो कहीं उनके पद चिन्ह, कहीं बोधि वृक्ष के नीचे का चबूतरा जहां उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी के रूप में दर्शाया गया है। बुद्ध के लिए मानव शरीर अति तुच्छ माना गया था। ठीक है, जो मानव शरीर था वो अति तुच्छ माना गया था। सांची की दीवारों के बॉर्डरों पर बने चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शाया गया है। तो इसमें यूनानी वस्त्र, मुद्रा और वाद्य हैं, जो कि स्तूप के अलंकरण रूप में प्रयुक्त हुए थे, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाथी है वो भी बनाया गया है, हाथी बनाया गया है, और घोड़ा बनाया गया है जिसपे कोई विराजमान है ना। तो जो उत्तरी तोरण के ऊपर नकाशीकृत सजावट है वो हुआ था सातवाहन काल में, राइट। ठीक है, तो उसके बाद के काल के भी बारे में कुछ जानते हैं कि उसके जो बाद का काल था वो क्या था। तो आगे की शताब्दियों में अन्य बौद्ध धर्म और हिंदू निर्माण भी जोड़े गए। ये विस्तार 12वीं शताब्दी तक चला। मंदिर संख्या जो 17 था, संभवतः प्राचीनतम बौद्ध मंदिर है, क्योंकि यह आरंभिक गुप्त काल का लगता है ना। इसमें एक चपटी छत के वर्गाकार गर्भगृह में द्वार मंडप और 4 स्तंभ है।
आगे का भाग और स्तंभ विशेष अलंकृत और नकाशीकृत है, जिनसे मंदिर को एक परंपरागत छवि मिलती है, किंतु अंदर से और शेष तीनों ओर से समतल है और अनलंकृत है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के साथ ही सांची का स्तूप अप्रयोगनीय और उपेक्षित हो गया और इस खंडित अवस्था को पहुंचा। तो ये एक मोटा मोटी एक इंफॉर्मेशन था सांची के स्तूप के बारे में, कि सांची का स्तूप जो था वो किस तरह से अस्तित्व में आया और किस किस काल में इसका जो पुनरुत्थान हुआ, इसे किस तरह से बनाया गया। तो ये एक ब्रीफ और एक शॉर्ट नॉलेज था एक तरह से सांची का स्तूप। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय।